एंड रॉकेट स्टडी बाय एसएनएस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज और बहुत सारे महत्वपूर्ण विषय आपको पढ़ा रखे हैं जो आपको रटने नहीं पड़ेंगे, ट्रिक से पढ़ाए हैं। अगर आप इस चैनल पर बने रहेंगे तो आपको बिहार लाइब्रेरी हो, खासकर बिहार लाइब्रेरी केवीएस एनवीएस जो भी हो, आपको कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा। और बिहार लाइब्रेरी के लिए सिर्फ फुल टू कंटेंट में पढ़ाऊंगी। अगर आप कंटिन्यू बने रहोगे तो जब तक लाइब्रेरी का एग्जाम होगा तब तक आपका क्वेश्चन कहीं बाहर नहीं जाएगा दोस्तों, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ। अभी इसका सिलेबस तो आउट नहीं हुआ दोस्तों, लेकिन इसका सिलेबस जो हमारे पास है उससे ज्यादा मैं आपको दूंगी और सिलेबस जब आउट होगा तो आपको उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। तो ये मैं वीडियो के लास्ट में अपलोड कर दूंगी दोस्तों। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे रंगनाथन के बारे में, क्योंकि आज पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस है और बहुत लोगों को जो भी कंफ्यूजन डाउट होते हैं ये वीडियो अंत तक देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप सोचेंगे हमने तो रंगनाथन की जीवनी पढ़ रखी है, लेकिन आपने पढ़ रखी होगी, लेकिन इसमें आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर करवाऊंगी मैं। आप वीडियो स्किप न करें, मेरी हर एक बात को ध्यानपूर्वक सुने। मैं वैसे बोर्ड पे इसको नोट करवा दूंगी। अगर आप मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे स्टेप बाय स्टेप तो आपका बहुत सारा डाउट आज क्लियर होने वाला है दोस्तों। तो आपको हार्दिक शुभकामना आज पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस का। आप सब अच्छे से मनाएं पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस दोस्तों। आज हम रंगनाथन को याद करें इस मौके पे। तो चलिए दोस्तों, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। आइए दोस्तों आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। आज चूंकि आप जानते हैं कि पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस है, तो आज इस मौके पर हम रंगनाथन की जीवनी पढ़ेंगे और वीडियो आप कहीं से स्किप ना करें। अगर आपको नहीं दिखता है तो आप मेरी बातों को ध्यान से सुने और वीडियो को जूम करके देखें तो आपको सब साफ साफ दिखेगा दोस्तों। तो आज हम रंगनाथन की जीवनी से बहुत सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। पुस्तकालय दिवस, पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस, इनका जन्म वर्ष, फैक्ट डेट और इन्होंने कहाँ से पढ़ाई की, कौन सा जॉब पहले किया, कितनी पुस्तकें लिखी, इनकी कितनी पत्नियां थी, कितने बच्चे थे, हम आज सारा कुछ डिक्लेयर डीपली और महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकाल के लाएंगे जिससे क्वेश्चन बनने का 100% संभावना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, फर्स्ट डाउट तो यहीं से शुरू होता है कि पुस्तकालय दिवस और पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस में क्या अंतर है। तो पुस्तकालय दिवस 14 तारीख को मनाई जाती है दोस्तों, जबकि पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस 12 को मनाई जाती है। वो पुस्तकालय दिवस 14 नवंबर और पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस 12 अगस्त, जो टुडे आज है दोस्तों। तो अब ये दोनों की कहानी सुन लो दोस्तों, जाके आपको ये क्लियर हो जाए डाउट्स। पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस हम रंगनाथन जयंती के उपलक्ष्य में मनाते हैं दोस्तों, जबकि पुस्तकालय दिवस हम जवाहरलाल नेहरू के बर्थडे के दिन मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? तो ये पुस्तकालय दिवस रंगनाथन ने शुरू किया था, यानी कि उनके जीवित रहते ही शुरू हुआ था, तो इनके नाम से तो हो नहीं सकता पुस्तकालय दिवस। तो पुस्तकालय दिवस जो था ना दोस्तों, वो 14 नवंबर को रंगनाथन ने इसलिए बनवाया था कि उस टाइम पे क्या था, लाइब्रेरी में काफी जगह हुई करती थी और उस दिन बच्चों को बुलाकर एक दिन ऐसा प्रोग्राम रखा जाता था जिसमें कहानी, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स किए जाते हैं ताकि लोग लाइब्रेरी में आए, बुक्स देखें और उनका इंटरेस्ट जगे। तो ये रंगनाथन का विचार था कि इस तरह अगर बच्चे लाइब्रेरी में आएंगे, लोग लाइब्रेरी में आएंगे, अगर हमको प्रोग्राम करेंगे तो इसका प्रचलन ज्यादा होगा दोस्तों। तो पुस्तकालय दिवस पूछे तो वो 14 नवंबर है, शायद आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। लेकिन जब पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस, क्योंकि रंगनाथन क्या थे, एक लाइब्रेरियन थे, तो इनके जन्म दिवस पे हमने इनके सम्मान स्वरूप हमने लाइब्रेरियन डे शुरू किया। तो एक डाउट तो आपका क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अब दूसरे डाउट पे चलते हैं, इनके जन्म को लेके। डॉक्टर रंगनाथन का जन्म बहुत जगह 12 तारीख को लिखा हुआ है 12 अगस्त और बहुत जगह लिखा है 9 अगस्त दोस्तों। रंगनाथन ने जो अपनी बायोग्राफी लिखी उसमें उन्होंने बताया कि मेरा 9 अगस्त को जन्म हुआ था, क्योंकि उनके पिताजी बचपन में ही गुजर गए थे और उनके चाचा जी उनके एडमिशन के लिए गए थे, तो उनको शायद एग्जैक्ट नहीं पता था, तो उन्होंने 12 अगस्त लिखवा दिया था स्कूल में, इसीलिए उनके डॉक्यूमेंट्स में 12 अगस्त मिलता है। लेकिन रंगनाथन ने जब अपनी बायोग्राफी लिखी उसमें उन्होंने डिक्लेयर किया कि मेरा जन्म 9 अगस्त को हुआ था। तो अभी रिसेंटली जितने एग्जाम हुए हैं उसमें 9 अगस्त को ही वैलिड किया गया है दोस्तों। देखिए दो डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे, ये 14 नवंबर वाला दोस्तों और 12 अगस्त वाला, ये अध्यक्ष दिवस और लाइब्रेरी डे और लाइब्रेरियन डे आपका क्लियर मैंने करवा दिया दोस्तों। ये 9 अगस्त और 12 अगस्त में जब तक है, तो जब रंगनाथन ने अपनी बायोग्राफी लिखी उसमें उन्होंने 9 अगस्त को माना है, जबकि उनके चाचा जी उनका नाम लिखवाने गए थे तो उनको लगा कि उनको एग्जैक्ट नहीं पता था, तो उन्होंने 12 अगस्त लिखवाया था। लेकिन रंगनाथन ने जब अपनी बायोग्राफी लिखी उसमें 9 अगस्त लिखा और अभी जो रिसेंटली एग्जाम हुआ है उसमें 9 अगस्त ही इसका सही आंसर माना गया दोस्तों। अगर ऑप्शन में आपको 9 अगस्त और 12 अगस्त दोनों आ जाए तो आपको 9 अगस्त पर टिक करना है, अगर 9 अगस्त ना आए तब आपको 12 अगस्त को टिक करना है दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये दो डाउट्स इनके जन्म से आपको शायद क्लियर हो गई होगी। 100% मेरी बातों पर यकीन करें, ये कहीं की सुनी सुनाई बात नहीं है, इनके बायोग्राफी की बात है और जितनी बात है सारी ऑथेंटिक है। दूसरी ये बात है दोस्तों, इनका जन्म कब हुआ? तो 1892 में हुआ था
अब दोस्तों रंगनाथन की फैमिली बैकग्राउंड के बारे में हम जानेंगे। तो इन रंगनाथन का नाम तो आप सबको पता है। SR रंगनाथन का फुल फॉर्म क्या होता है? सियाली रामा अमृत अय्यर रंगनाथन इनका पूरा नाम था दोस्तों। सियाली, इसमें से भी क्वेश्चन बहुत बार पुटअप होते हैं कि सियाली क्या था। तो सियाली इनके गांव का नाम था, रामा अमृत इनके पिता का नाम था, और रंगनाथन रामा अमृत अय्यर इनके पिता का नाम था, और रंगनाथन इनका स्वयं का नाम था। जिधर के रंगनाथन रहने वाले उधर पिता का नाम पुत्र के नाम में ऐड होता है दोस्तों। तो ये कई बार मैंने देखा है कि KVS NVS में पूछा जाता है कि सियाली यहाँ पर क्या दर्शाता है। तो सियाली इनके गांव को दर्शाता है, और रामा अमृत किसको दर्शाता है? तो इनके पिता को दर्शाता है, और रंगनाथन इनके स्वयं का नाम था दोस्तों। तो ये नाम से जो भी क्वेश्चन पुटअप होते हैं ये भी डिक्लेयर हो गया होगा दोस्तों आपका। अब इनका गाँव, इनका जन्म कहाँ हुआ था ये दोस्तों ये जानते हैं। रंगनाथन का जन्म तो आप देख लीजिए 9 अगस्त 1892 को सियाली गांव तंजापुर जिला तमिलनाडु में हुआ था। पिता का नाम N रामा अमृत अय्यर था। यही आर यहाँ पे आया है दोस्तों, और यही सियाली यहाँ आया है। ये सियाली यहाँ गया है और ये रामा अमृत यहाँ आया है दोस्तों। और अय्यर रंगनाथन इनका स्वयं का नाम था। अय्यर इनका टाइटल रहा होगा दोस्तों। इनकी 2 पत्नियां थी। अब इनके फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो इनकी 2 पत्नियां थी दोस्तों। 2 पत्नियां थी तो क्या हुआ था कि इनकी पहली पत्नी का नाम रुक्मिणी था, लेकिन उनकी और एक और चीज इंपॉर्टेंट मैं बताना चाहूंगी कि रंगनाथन की शादी बहुत ही कम उम्र में हो गई थी। महज ये 15 साल के थे तो इनकी पहली शादी हो गई थी डॉक्टर SR रंगनाथन की। आकस्मिक कारणों से ये कारण स्पष्ट नहीं है कहीं क्यों हुई थी। उनकी पहली पत्नी की मृत्यु हो गई थी 1907 में। इनकी शादी हुई रुक्मिणी के साथ दोस्तों, जब रंगनाथन ओनली 50 ईयर ओल्ड थे, 15 साल के थे तभी हो गई थी। लेकिन इनकी पत्नी की पहली पत्नी जो रुक्मिणी थी उनकी मृत्यु हो गई कब? 1928 में इनकी मृत्यु हो गई। तब 1 साल बाद ही इन्होंने फिर दूसरी शादी कर ली 1929 में। किसके साथ? तो शारदा के साथ, जिसके नाम पर ही इन्होंने बहुत सारे इनके संस्थाएं आज भी चलती है शारदा जी के नाम पे। तो इनकी भी मृत्यु हुई थी 1985 में हुई थी, यानी कि रंगनाथन की मृत्यु के बाद इनकी मृत्यु हुई थी शारदा जी की। तो और इनके पुत्र, एक ही पुत्र थे रंगनाथन के, दूसरी पत्नी से एक ही पुत्र थे। शारदा से इनके एक पुत्र थे जिनका नाम था R योगेश्वर। इनका जन्म हुआ था 12 अप्रैल 1932 को दोस्तों। अब पिता और पुत्र में आपको याद रखना है। तो इनका जन्म हुआ था अगस्त में, इनका अप्रैल में। ए से दोनों की स्पेलिंग शुरू होती है, और 12 कहीं तो है ही रंगनाथन का जन्म। तो ये दोनों आप याद रख सकते हो। ऐसे क्वेश्चन अगर पूछे तो बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपको मैंने इनकी फैमिली बैकग्राउंड भी बता दी। अब रंगनाथन की शिक्षा पे हम आते हैं और ये डाउट क्लियर करते हैं। रंगनाथन की शिक्षा, ये 10वीं हाई स्कूल सियाली से पास किए थे, यानी कि अपने गांव से इन्होंने 10वीं तक की हाई स्कूल तक की परीक्षा पास की। इन्होंने BA की परीक्षा 1913 में पास की, MA 1916 में किया। और यहाँ से एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पुटअप होता है दोस्तों, क्योंकि ये एक लाइब्रेरियन थे। तो आप ये ना सोचे कि लाइब्रेरी से MA किए थे, नहीं दोस्तों, ये गणित से MA किए थे। और इनकी डॉक्टर की जो उपाधि वो सम्मान स्वरूप दी गई थी, ना कि ये उसे कोई इनका कोई डिग्री था। इन्होंने ये गणित, और पहले जब इन्होंने अपनी कैरियर स्टार्ट की थी गणित से ही शुरू की थी। ये गणित के ही टीचर थे, लेकिन बाद में इसकी बहुत अच्छी स्टोरी है, कभी बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए जो महत्वपूर्ण चीजें मैं बता रही हूँ। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि इन्होंने MA किस विषय में किया था दोस्तों। तो इन्होंने MA गणित विषय से किया था दोस्तों। ये गणित के बहुत ही अच्छे टीचर थे, इसीलिए इनके 2 टीचर भी, इनके ये गुरु, इन्होंने जो अपनी बायोग्राफी लिखी है उसमें इन्होंने अपने 2 टीचरों का जिक्र किया। इनके फर्स्ट गुरु जो थे, ये भी कई बार पूछा गया कि इनके फर्स्ट रंगनाथन के प्रथम गुरु कौन थे। तो इनके प्रथम गुरु थे कौन दोस्तों? एडवर्ड V रोज। क्यों दोस्तों? आप बोलोगे WCV शेयर्स थे। तो ये लाइब्रेरियन के क्षेत्र में इनकी काफी सहायता किए थे, लाइब्रेरी साइंस में। लेकिन एडवर्ड B रोज क्या थे? इनके गणित के शिक्षक थे, जिससे इन्होंने MA किया था। तो इन्होंने अपनी बायोग्राफी में इनका जिक्र किया है दोस्तों। तो ये भी पूछा जाता है कि इनके प्रथम गुरु कौन थे, या फिर आपको WCV शेयर्स देगा ही नहीं, इसमें एडवर्ड B रोज दे देगा और आप कंफ्यूज कर जाओगे कि ये तो मैंने कहीं पढ़ा ही नहीं है। हाँ दोस्तों, इनके गणित के ये टीचर थे। तो ये इनका अपने आप, ये इनको प्रथम गुरु मानते हैं डॉक्टर रंगनाथन। और WCV शेयर्स जो लंदन के थे और ये मेलविल डेवी के शिष्य रह चुके थे दोस्तों, आपको ये पता है। तो ये इनके सेकंड टीचर थे, ये लाइब्रेरी साइंस के टीचर थे, ये गणित के टीचर थे। अब देखिए दोस्तों, इनका कैरियर कहाँ से स्टार्ट होता है रंगनाथन का, अब इस पे हम बात करते हैं।
तो 1924 में, जनवरी 1924 में पहली बार मद्रास विश्वविद्यालय का पुस्तकालय अध्यक्ष बने। अब ये भी आपसे पूछा जाएगा कि पहली बार रंगनाथन कहाँ पुस्तकालय अध्यक्ष बने थे, तो दोस्तों वो मद्रास के थे, तो मद्रास में पहली बार प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष बने थे। इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इसको याद रखने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। 1924 में चूंकि वहां पर एक बहाली निकली पुस्तकालय अध्यक्ष की, और उसमें सैलरी काफी अच्छी थी, तो रंगनाथन ने सोचा कि ये तो मैथ के टीचर थे, प्रोफेसर थे, इनको तो मैथ विषय में इंटरेस्ट था दोस्तों, तो इन्होंने भी फॉर्म अप्लाई कर दिया था, क्योंकि इसकी सैलरी काफी अच्छी थी और रंगनाथन को उस समय पैसे की नीड थी। तो उन्होंने क्या किया, जब इनका सिलेक्शन हो गया, क्योंकि वो जब कमेटी बैठी तो इन्होंने देखा कि इनका एजुकेशन का बहुत अच्छा पकड़ है, इनका मतलब बहुत जितने भी फॉर्म आए थे सबसे अच्छा इन्हीं का डेटा था, तो इनको सिलेक्शन मिल गया दोस्तों। लेकिन जब ये काम करने लगे तो 7-8 दिन काम करने के बाद इनका मन वहां नहीं लगा, तो इन्होंने एक पत्र लिखा कि मुझे फिर से गणित विभाग में ही ट्रांसफर कर दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपकी जैसी प्रॉब्लम है कि आप इस पद के लिए योग्य, वो अपने आप को नहीं बता रहे थे, बोले कि इसकी जानकारी मुझे नहीं है तो मैं इस पद के लिए योग्य नहीं। रंगनाथन ने बोला, तो उन्होंने भी कहा कि मेरे पास भी समस्या है कि आपसे योग्य व्यक्ति इस पद के लिए मेरे पास नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप कुछ दिन काम करें, अगर आपका मन ना लगे तो आप फिर जो चाहिएगा हम कर देंगे। तो 1924 में ही इनको लंदन भेज दिया गया, मतलब इसकी डीपली नॉलेज के लिए। तो कुछ 4-5 महीने यहाँ काम करने के बाद ये 1924 में ही लंदन गए। ये भी क्वेश्चन कई बार पुटअप होता है कि रंगनाथन लंदन कब गए, तो 1924 में ही गए थे दोस्तों, और वहां इनकी मुलाकात WCB सेयर्स से हुई थी, और यहाँ से इनके ये लाइब्रेरी साइंस के टीचर बने थे। तो इस तरह आपका बहुत सारा डाउट्स क्लियर हो गया होगा दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। WCB सेयर्स से हमेशा क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, क्योंकि ये गुरु थे इनके, रंगनाथन के, तो गुरु के गुरु महागुरु हुए, क्योंकि इनकी बदौलत रंगनाथन को ज्ञान हुआ, और रंगनाथन को जो ज्ञान हुआ तो हम लोगों को ज्ञान हो रहा है आज। तो आज ये पुस्तकालय डे है, तो इनके बारे में भी जानना जरूरी, इनसे भी क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। WCB सेयर्स आपको बता दूं कि मेलविल डेवी के शिष्य रह चुके हैं और रंगनाथन के गुरु हैं, तो ये बीच की कड़ी थे। अब देखिए डॉक्टर WCB सेयर्स जो क्या थे वहां लंदन में, तो क्रॉडेन पब्लिक लाइब्रेरी के चीफ लाइब्रेरियन थे रंगनाथन। वो 1925 को रंगनाथन फिर भारत लौट कर आए। अब ये हमने WCB सेयर्स के बारे में पढ़ा कि WCB सेयर्स जो क्रॉडेन पब्लिक लाइब्रेरी के चीफ लाइब्रेरियन थे, जब रंगनाथन से इनकी मुलाकात हुई थी और कार्यरत थे। जुलाई 1925 को रंगनाथन फिर कहाँ आ गए, भारत लौटकर आए, और यहीं से इन्होंने 5 लॉ की अवधारणा इनके मन में आई। उससे पहले त्रिमूर्ति की अवधारणा आती है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। मैं बोलती जा रही हूँ, आपको नोट डाउन करना है, कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट है। कलम पेन लेके आप इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, आपके बहुत काम की इसमें एक एक लाइन आंसर है दोस्तों। आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप होने की संभावना है, और निश्चित ही होगा इनके जीवन से तो 2-3 क्वेश्चन जरूर पुटअप किए जाते हैं। तो त्रिमूर्ति की अवधारणा से ही 5 लॉ का जन्मदाता एक तरह से त्रिमूर्ति की अवधारणा ही है। जब वहां से ये लौट के आए तो समाज को जब लाइब्रेरी से जोड़ा को देखा कि इसको कैसे प्रतिस्थापित किया जा सकता है, कैसे कनेक्ट किया जा सकता है, तो जब उनको त्रिमूर्ति की अवधारणा मन में आई, ये अवधारणा दी है। त्रिमूर्ति की अवधारणा किन चीजों से मिलकर बनी है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। तो ये 3 चीजों से मिलकर बनी है, पाठक, पुस्तक और कर्मचारी, जिसमें पाठक को मोस्ट इंपोर्टेंट माना गया है। किसके अनुसार, त्रिमूर्ति की अवधारणा के अनुसार, रंगनाथन के अनुसार, क्योंकि पाठक ही नहीं रहेगा तो हम पुस्तकालय का क्या करेंगे, पुस्तक ही नहीं रहेगा तो हम कर्मचारी का क्या करेंगे। तो 2 चीज होनी चाहिए, पाठक होना चाहिए। अब पाठक क्यों होना चाहिए, तो पाठक क्या करेगा, तो पुस्तक पढ़ेगा, तो 2 नंबर पर पुस्तक होगा। और पुस्तक देने लेने वाला कौन होगा, उसका रख रखाव करने वाला कौन होगा, तो कर्मचारी होगा। तो इसका कभी कभी कर्म भी पूछ लिया जाता है दोस्तों, कि पहले पाठक होगा, पुस्तक होगा या कर्मचारी होगा। तो दोस्तों पहले पाठक होगा, क्योंकि पाठक के लिए ही व्यवस्था की जा रही है। और किसकी व्यवस्था की जा रही है, तो पुस्तकों की। पाठक क्या पढ़ेगा, तो पुस्तक पढ़ेगा। और अब पुस्तकों का देखरेख कौन करेगा, उनका मेंटेनेंस कौन करेगा, तो कर्मचारी। तो अगर आपसे ये सीक्वेंस हमेशा कई एग्जाम में पूछा गया तो आपको याद करने का मैंने तरीका बताया, पाठक, पुस्तक और कर्मचारी। अब ये त्रिमूर्ति की अवधारणा में जिसमें पाठक पर सबसे अधिक बल दिया गया है, जैसा कि मैंने बताया, 2 नंबर पर पुस्तक आया, 3 नंबर पर कर्मचारी आया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अब ये जननी हुई किसकी, 5 लॉ की। ये किसकी जननी है दोस्तों, तो ये 5 लॉ की। त्रिमूर्ति की अवधारणा न होती तो शायद ये 5 लॉ भी नहीं बनता, जैसा कि रंगनाथन की जीवनी से पता चलता है दोस्तों। तो ये 5 लॉ ही जननी, त्रिमूर्ति की अवधारणा 5 लॉ की जननी है। अब ये और इसके बाद इन्होंने पहली बार क्या किया रंगनाथन। अब मैं आपको सीक्वेंस वाइज बता रही हूँ दोस्तों लाइन से, ताकि आपको याद हो जाए। 1925 में रंगनाथन ने त्रिमूर्ति की अवधारणा दी दोस्तों, जब वो लौट के आए थे। उसके बाद 1928, 1925 के बाद क्या है, 1928
एमएलए की स्थापना की। इसका पूछ लिया जाता है कि एमएलए की स्थापना कब हुई दोस्तों, तो 1928 में हुई। इसका फुल फॉर्म क्या है, मद्रास पुस्तकालय संघ बोलते हैं इसको, मद्रास पुस्तकालय एसोसिएशन, ठीक है ना दोस्तों। तो ये इसकी स्थापना की गई 1928 में, तो आप इसको नोट डाउन करें दोस्तों। ये सारा मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें मैंने लिखा है चुन चुन के, समूह से मोती निकालने वाली बात है। आप पूरा रंगनाथन की जीवनी पढ़ लो और उससे क्वेश्चन ना पुटअप हो तो कोई फायदा नहीं है। मैंने ऐसी चीजें इससे पे डाली है जिससे हमेशा क्वेश्चन पुटअप होता है, और जो मुझे इंपोर्टेंट, जो बिहार लाइब्रेरी में मोस्ट इंपोर्टेंट जो पूछा जाएगा वही है दोस्तों, इसलिए आप इसे नोट डाउन कर ले। मैं बोलती जा रही हूँ, आप लिख लो अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो, नहीं तो इसे जूम करके देख लो दोस्तों। तो ये दोस्तों ये एक छोटी सी मिस्टेक है, यहाँ ए छूटा हुआ है दोस्तों, तो इसमें ए ऐड कर ले। रंगनाथन में यहाँ पर मिस्टेक से ए नहीं है दोस्तों, तो रंगनाथन के स्पेलिंग को थोड़ा सही कर ले। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने माला की स्थापना की मद्रास पुस्तकालय संघ की 1928, एमएलए जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। इसे 2-3 क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। 1929 में इन्होंने सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया। किसके, मद्रास पुस्तकालय संघ के सहयोग से ही इन्होंने ये सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया था। कब दोस्तों, तो 1929 में, लेकिन ये बाद में बंद हो गया दोस्तों, ये भी आप ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। 1931 में माला की मतलब मद्रास पुस्तकालय संघ की सहयोग से इन्होंने 5 लॉ प्रकाशित किया था दोस्तों, जिसकी अवधारणा मैंने पहली बार बोला था कि त्रिमूर्ति से इनको आइडिया मिला था ये 5 लॉ लिखने का। और ये पुस्तकालय के क्षेत्र में पहली ऐसी किताब है जो रंगनाथन द्वारा लिखी गई, और ये आई थी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन, तो 1931 में आई थी दोस्तों। इसे लिखना तो प्रारंभ कर दिया था रंगनाथन ने, बहुत पहले इसका बन गई कंप्लीट भी 1928 तक हो गई थी, लेकिन ये जब लॉन्च हुआ तो 1931 था, तो इसलिए इसकी जब भी 5 लॉ का बुक पूछा जाए तो आप 1931 में ही टिक लगाइएगा दोस्तों इसका। और 1933 में उन्होंने सीसी पुस्तकालय वर्गीकरण द्विबंदी वर्गीकरण पद्धति बनाई थी दोस्तों, और ये 1935 में लॉन्च हुआ। इसके कितने संस्करण आए, कैसे हम याद रखेंगे, इस पर मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो पूरी डाल रखी है, जिसमें आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपको ट्रिक से याद हो जाएगा, बिल्कुल साइंस की तरह ही। अगर पुस्तकालय विज्ञान साइंस है तो इसको मैंने साइंस की तरह ही पढ़ाया है दोस्तों। आप प्लीज उस वीडियो को चेकआउट करें ताकि आपको रटना न पड़े और पूरी बात समझ में आ जाए। वर्गीकरण का मैंने सारे संस्करण आपको ट्रिक से याद कराए। उसके बाद 1934 में उन्होंने CCC लिखा, क्लासिफाइड कैटालॉग कोड लिखा। इसको भी मैंने कितने संस्करण है, कैसे याद करेंगे, कब आए, वीडियो लंबी हो रही है चूंकि दोस्तों, तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आऊंगी दोस्तों। तो आप मेरी सारी वीडियो चेकआउट करें, बहुत सारे क्वेश्चन बैंक है, उस क्वेश्चन का आंसर भी दिया हुआ है, लेकिन आप भी बनाकर एक बार ट्राई करें कि आपसे कितने क्वेश्चन के आंसर बनते हैं। थैंक यू दोस्तों। तो जैसा कि मैंने आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर करवाए रंगनाथन के बारे में, लेकिन ये वीडियो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी जरूर देखें। तो आज आपकी को ये वीडियो पसंद आया होगा, आप मेरी सारी वीडियो चेकआउट करें, क्योंकि इसमें बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। 1 से लेके जितने भी सीरीज है 1 to 10 करके आगे पीछे करके 1-2 बार देखें, आपको जरूर समझ आएगी दोस्तों, और आपको रटना नहीं पड़ेगा दोस्तों। आप हमारे वीडियो में बने रहे, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें, ताकि दूसरे जरूरतमंदों को भी ये पूरा हो सके, क्योंकि हम बिहार के स्टूडेंट हैं और हमें पता है कि हमें कंटेंट की कितनी कमी होती है, तो दूसरों की भी मदद करें। थैंक यू दोस्तों।